Guys, in this case, R5 will be acting as ASBR. R5 को क्या बनाएंगे? चलो R1 पे चलते हैं, R1 को बनाते हैं. राउटर redistribute which LSA it is generating? Which LSA type? 5 LSA. Done. Any issue? So in area 1 type 5 LSAs are generated. In area 0? In area 0? Type 4 and 5 both will be there. Agree? भाई समझ में आया सबको? सबको? Are you sure? Now, what I will be doing, guys, I will be configuring area 1 as NSSA. What type? NSSA. All of you know? NSSA stands for first thing in NSSA area. अब दिखाता हूँ आपको. R5 पे भी रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करने दो मुझे. R5 भी कौन सा LSA जनरेट कर रहा है, दिख रहा है? टाइप 5. R1 पे देखो, R1 वाले खुद वाले भी आ रहे हैं और R5 वाले भी आ रहे हैं. एग्री? अब मैं एरिया 1 को क्या बना देता हूं? NSS से. डन भाई, बना दिया एरिया 1 को NSS से राउटर पे जाके. एग्री? अब क्या होगा? R1 ASBR बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा. Look here, it is an कौन से LSS एग्जिस्ट कर रहे हैं? टाइप 7. अब एक बात और, टाइप 7 LSA के आगे क्या लिखा हुआ? एरिया. कभी टाइप 5 LSA के बाद एरिया लिखा होता ना? नहीं. तो टाइप 7 LSA क्या होते हैं? एरिया स्पेसिफिक. टाइप 7 LSA क्या होते हैं? सॉरी, टाइप 5 LSA क्या होते हैं? एरिया इंडिपेंडेंट. टाइप 7 LSA क्या होते हैं? एरिया डिपेंडेंट. एरिया डिपेंडेंट. एरिया डिपेंडेंट. क्लियर? अब क्या R1 के पास वो R5 वाले टाइप 5 आ रहे हैं? नहीं. मैंने बताया था ना, NSS से एरिया में कभी भी टाइप 5 अलाउड नहीं होता. इस एरिया में अगर ASBR है तो एक्सटर्नल राउट्स किस फॉर्म में आ जाएंगे? टाइप 7. लेकिन उधर वाले टाइप 5 अभी भी नहीं आएंगे. उधर वाले टाइप 4 अभी भी नहीं आएंगे. क्लियर? चल बताया आपको. एक बात और बताई थी कि जब भी टाइप 7 LSA जनरेट होता है उसमें क्या होता है? एक फॉरवर्डिंग एड्रेस. क्या होता है? अब फॉरवर्डिंग एड्रेस किसका होगा? देखो, राउटर को जब भी फॉरवर्डिंग एड्रेस सिलेक्ट करना होता है, राउटर क्या करता है? सबसे पहले देखता है कोई लूप बैक है OSPF में एडवर्टाइज्ड. सबसे पहले क्या देखता है? कोई अगर कोई लूप बैक मिल जाता है OSPF में एडवर्टाइज्ड, तो उस लूप बैक को क्या बना देता है? फॉरवर्डिंग एड्रेस. अगर कोई लूप बैक प्रेजेंट नहीं है तो किसी भी इंटरफेस IP को क्या बना देगा? फॉरवर्डिंग एड्रेस. किसी भी किसको क्या बना देगा? इंटरफेस ID को क्या बना देगा? फॉरवर्डिंग एड्रेस. क्लियर? Now, R1 is generating type 7 LSA into area 1. Area 1 is NSSA. R1 will be giving this LSA to ABR1 also and ABR2 also. Who will translate? R3 or R4? R4 will perform translation. Why? Router with highest router ID will always perform the translation. Check on ABR1. Look here, ABR1 is having type 7 also and type 5, but type 5 it is getting via whom? R4. Clear?
इट मींस हु इज कन्वर्टिंग टाइप 7 इनटू टाइप 5? R4। दिखा देता हूं यार, ये लो ABR2 पे आ जाओ, कमांड चलाओ शो IP OSPF। क्या लिखा हुआ है? कर रहा है ना टाइप 7 टू टाइप 5 ट्रांसलेशन। देखो ये दिख रहा है आपको 7 को किस पे ट्रांसलेट कर रहा है? 5 में। क्लियर? 4 कर रहा है ना, देखो एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? 4। एक्सटर्नल देखो, टाइप 5 में भी क्या कॉपी हो चुका है? फॉरवर्डिंग एड्रेस। क्या कॉपी हो चुका है? टाइप 7 से टाइप 5 में कॉपी हो गया। अब टाइप 7 कैसा था? N2। टाइप 5 क्या बन गया? E2। ये नेटवर्क आईडी है, सबनेट मास्क, और ये मीट्रिक। ये क्या है? फॉरवर्डिंग एड्रेस। अब देखो, अगर मैं R5 की बात करूं, किसकी? R5 की। फाइन, ठीक है। R5 को टाइप 5 LS से कौन दे रहा है? ABR2। तो R5 को जब भी एक्सटर्नल नेटवर्क्स पे जाना है ABR2 के थ्रू जाना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? R5 क्या करेगा? देखो, शो IP राउट, सॉरी शो IP OSPF डेटाबेस। कौन से LS से आ रहे हैं इसके बाद? देखो टाइप 5 दिख रहे हैं, 4 जनरेट कर रहा है। शो IP OSPF, सॉरी एक्सटर्नल RLS से, उसमें फॉरवर्डिंग एड्रेस क्या लग के आ रहा है? तो R5 लुकअप करेगा अपने राउटिंग टेबल में, किसके लिए? तो जो 10.1.1.0 के नेटवर्क तक जाने के लिए रास्ता होगा, वही रास्ता कहां तक जाने के लिए होगा? एक्सटर्नल नेटवर्क तक। ये फॉरवर्डिंग एड्रेस किसका काम कर रहा है? सब ऑप्टिमल राउटिंग को प्रिवेंट कर रहा है। किसको प्रिवेंट कर रहा है? शो IP राउट 172.168.1.0। सेम रास्ता है भाई, दिख रहा है आपको? सेम रास्ता है ना? सेम रास्ता है या नहीं? तो अगर मैं R5 से ट्रेस मारूं 172.168.1.1, तो 13.1 पे R3 से ट्रैफिक जा रहा है यार? पूरा नहीं जाएगा ना, क्योंकि मैंने OSPF को रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो आपको दिख रहा है ना ABR1 से ट्रैफिक जा रहा है। सब ऑप्टिमल राउटिंग क्या हो रही है? प्रिवेंट हो रही है। अब अगर मैं ABR2 को बोल दूं कि तेरे को फॉरवर्डिंग एड्रेस को कॉपी नहीं करना, तेरे को फॉरवर्डिंग एड्रेस को कॉपी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर फॉरवर्डिंग एड्रेस टाइप 7 टू टाइप 5 LSA में नहीं जाएगा, प्रॉब्लम क्या आएगी? एरिया 0 में किसी भी राउटर को एक्चुअल ASBR तक पहुंचने की कॉस्ट का पता नहीं चलेगा। क्लियर? और वो हमेशा किस ASBR के थ्रू जाएंगे? जो ट्रांसलेशन कर रहा होगा। कर दूं ये काम? करके दिखा दूं? चलो, आपने खुद नहीं करना, पहले ही बता रहा हूं, सिर्फ ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं। दिस इज समथिंग विच इज डिस्कस्ड इन TTI। देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अरे समझ में आ गया। चल ठीक है। तो R5 के पास अब भी LS से आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। और फॉरवर्डिंग एड्रेस क्या आ रहा है? इसको तो पता ही नहीं है फॉरवर्डिंग एड्रेस के बारे में। तो इसको जब भी एक्सटर्नल नेटवर्क को रीच करना होगा, एक मिनट देखो तो 56 5 से 6 पे 6 से 4 पे 4 के थ्रू ही जाएगा हमेशा दूसरे एरिया में, बेशक वो लंबा पाथ हो बेशक वो छोटा पाथ। ठीक है जी, हमेशा इस ASBR के थ्रू जाएगा। क्लियर भाई? ये चीज समझ में आई सबको? तो फॉरवर्डिंग देखो ना, पाथ देखो, देखो देखो, और आप देखो, यही गाना का बात। हाँ ठीक है जी, दिख रहा है सबको? हाँ जी, जा रहा है ना अपने ट्रांसलेशन जो परफॉर्म कर रहा है उसके थ्रू। फाइन। तो फॉरवर्डिंग एड्रेस क्या करता है? सब ऑप्टिमल राउटिंग को प्रिवेंट करता है। क्या करता है?
सब ऑप्टिमल राउटिंग को प्रिवेंट करता है। ABR2 पे आ जाओ। यहाँ रूट कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है? N2। और R5 पे रूट कैसा आएगा? कैसे आ रहे हैं? E2। तो फॉरवर्डिंग एड्रेस का लॉजिक समझ में आया सबको? होप सो आया होगा। ठीक है, तो एक काम करना, घर जाना, इस पर्टिकुलर केस को कॉपी पे लिखना। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे चलें। देखो भैया, अब NSS से समझ में आ गया। अब टोटली NSS से क्यों बनाया गया? NSS से तो चलो बना दिया कि स्टब एरिया से अगर एक्सटर्नल LS से पास कराने हैं तो NSS से बना दिया। अब टोटली NSS से क्यों बनाया गया, समझो इस चीज़ को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ये LSS, ये नेटवर्क्स R5 इनके लिए कौन है? ASBR। R5 इनके लिए कौन सा LS से प्रोड्यूस करेगा? टाइप 5। अब ये ABR कभी भी 5 to 7 कन्वर्ट नहीं करेंगे। मतलब इस एरिया 1 में अगर कोई एक्सटर्नल डोमेन किसी और एरिया में है तो उसके एक्सटर्नल राउट्स इस डोमेन में कभी भी एंटर नहीं होंगे। भाई NSS से बनाने का क्या लॉजिक था कि NSS से एरिया में ASBR एग्जिस्ट कर सकता है। वो कौन से LS से जनरेट कर सकता है? टाइप 7। कौन से LS से जनरेट कर सकता है? टाइप 7। अब R5 ने कौन से LS से जनरेट किया? टाइप 5। पर वो एरिया 1 में अलाउड नहीं है, क्योंकि आपका ABR 7 to 5 कन्वर्जन तो कर सकता है लेकिन 5 to 7 कन्वर्जन नहीं कर सकता। क्लियर? फिर प्रॉब्लम किसकी आ गई? रीचेबिलिटी की, कि भाई अब R1 192 के नेटवर्क्स को कैसे रीच करेगा? एग्री? तो हम स्टब को क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? सॉरी, NSS को क्या बना देंगे? टोटली NSS से। कैसे? देखो, समझो इस चीज को। यहाँ इस एरिया को हमने पहले ही क्या बनाया हुआ है? NSS से। ये क्या बना हुआ है हमारा? ये दोनों क्या है? ये क्या कन्वर्ट कर रहा है? डन। बट प्रॉब्लम क्या है? ये भी क्या है? ये कौन सा जनरेट कर रहा है? ये कौन सा जनरेट कर रहा है? 5। पर ये ABR कभी भी 5 to 7 ट्रांसलेट, मतलब इस एरिया 1 में कभी भी ये वाले नेटवर्क प्रेजेंट नहीं होंगे। एग्री? एग्री? तो हम क्या करेंगे? NSS को क्या बना देंगे? टोटली NSS से बनाते ही जो हो रहा है अब तक वो तो होगा ही होगा, बट साथ ही साथ ये ABR क्या जनरेट कर देंगे? एक डिफॉल्ट रूट विद कॉस्ट क्या जनरेट कर देंगे? विद कॉस्ट 1। और साथ ही साथ ये दोनों ABR इस एरिया में कौन से LSS फिल्टर कर देंगे? टाइप 3। कौन से LSS फिल्टर कर देंगे? टोटली कीवर्ड का मतलब यही होता है कि मैं कौन से LSS फिल्टर कराना चाहता हूँ? टाइप 3। और क्या जनरेट कराना चाहता हूँ? डिफॉल्ट रूट। क्लियर? तो डिफॉल्ट रूट क्यों जनरेट हो रहा है? रीचेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और टाइप 3 LSS क्यों फिल्टर कर रहा हूँ? भाई जब डिफॉल्ट रूट दे दिया, व्हाट इज द नीड ऑफ टाइप 3 LSS? क्लियर भाई? तो वही कहानी यहाँ भी रहेगी। जब भी आपको टोटली NSS से कॉन्फ़िगर करना है तो एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ किस पे होगी? इस पे होगी। और कौन सा कीवर्ड ऐड करेंगे? नो समरी। कौन सा कीवर्ड ऐड करेंगे? तो जिसने कल का पढ़ा होगा उसको याद होगा। कौन सा कीवर्ड लगा दिया? लगा दिया? समरी LS से मेरे को सिर्फ क्या आ रहे हैं? डिफॉल्ट रूट। सारे समरी LSS फिल्टर हो गए।
अब ट्रेस करके देख लो, जा रही है 5 तक ट्रेस, उससे आगे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि हमने OSPF को EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। डन। तो अगर आपके पास दोनों साइड एक्सटर्नल डोमेन है और आपको स्टब भी कॉन्फ़िगर करना है, तो इट्स ऑब्वियस दैट यू हैव टू कॉन्फ़िगर टोटली NSSA, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट वर्क, थिंग्स विल नॉट वर्क। क्लियर? हाँ जी। अगर आपके पास OSPF डोमेन के दोनों साइड्स क्या हैं? एक्सटर्नल डोमेन, तो आपको अगर स्टब बनाना है तो एक ही ऑप्शन रह जाता है, क्या बनाओगे आप? टोटली NSSA। स्टब कब बना सकते हो? जब एक साइड आपके पास क्या है? टोटली स्टब भी तभी बना सकते हो और NSSA भी तभी बना सकते हो, पर अगर दोनों साइड है तो क्या बनाना पड़ेगा? टोटली NSSA। क्या बनाना पड़ेगा? चले आगे, चले भाई आगे। तो जैसे टाइप 5 की फिल्टरिंग सिखाई थी, याद है? रूट मैप लगा के एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। इन अ सिमिलर वे यू कैन फिल्टर टाइप 7। इन अ सिमिलर वे यू कैन फिल्टर टाइप। कैसे? जब रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक प्रीफिक्स लिस्ट कॉल करो, जो नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनको ACL में क्या कर लो? परमिट। क्या कर लो? परमिट। क्लियर? चले भाई आगे। हटा दूं इस NSSA को? हाँ भाई, कोई दिक्कत? पंद्रह 20 मिनट ही बैठा जाता तुमसे भी चुप। चले भाई आगे, कोई दिक्कत? तो R1 और R2 में राउट्स कैसे देखने चाहिए? चले भाई आगे, चलो कर दो इस डायग्राम को बंद। चलो डायग्राम को बंद करने से पहले हाउ टू ऑरिजिनेट डिफॉल्ट रूट ये देख लेते हैं। हाउ टू ऑरिजिनेट OSPF। अब अगर आपको OSPF में डिफॉल्ट रूट टाइप 3 LSA की फॉर्म में जनरेट कराना है, किस LSA की फॉर्म में? तो दो ही तरीके हैं, या तो एरिया को स्टब बनाओ या टोटली स्टब बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप मैनुअली डिफॉल्ट रूट जनरेट करा दोगे, नहीं। यू कैन नॉट ऑरिजिनेट मैनुअल डिफॉल्ट रूट इन OSPF इन फॉर्म ऑफ विच LSA? टाइप 3। टाइप 3 LSA की फॉर्म में अगर आप डिफॉल्ट रूट जनरेट कराना चाहते हो तो कितने तरीके हैं आपके पास? दो। या तो एरिया को क्या बनाओ? स्टब, या फिर क्या बनाओ? टोटली स्टब। चलें आगे, नेक्स्ट। ठीक है, अगर टाइप 5 LSA की फॉर्म में जनरेट कराना है, सबसे पहले करेगा कौन? ASBR। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो, डायग्राम होप सो सबके पास होगा, ध्यान से देखना इधर।
R1 किससे कनेक्टेड है? एक्सटर्नल डोमेन से। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर राउटर को मेरी OSPF डोमेन में इंटरनेट पे जाना हो, एक्सटर्नल डोमेन को क्या मान लेता हूँ? इंटरनेट। क्या मान लेता हूँ? इंटरनेट। तो R1 पे आपके सामने मैंने ना रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म किया, तो बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद कर दिया। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? सिर्फ R5 ही जनरेट कर रहा है, टाइप 5 से R1 जनरेट नहीं कर रहा। अब मैं चाहता हूं कि R1 क्या जनरेट करे? एक डिफॉल्ट रूट और पूरी डोमेन में दे। क्लियर? क्या जनरेट करे R1? एक डिफॉल्ट रूट। तो सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस क्या है कि R1 के पास एक डिफॉल्ट रूट है पॉइंटेड टुवर्ड्स ISP। R1 के पास एक डिफॉल्ट रूट है पॉइंटेड टुवर्ड्स ISP। तो कैसा होगा डिफॉल्ट रूट? है R1 के पास डिफॉल्ट रूट, शो IP रूट स्टैटिक। अगर आप चाहते हो कि राउटर इस डिफॉल्ट रूट को बाकी सब राउटर्स को दे, तो क्या कमांड चला सकते हो? डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन। ये कमांड क्या करती है? बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल में देखती है डिफॉल्ट रूट है, हाँ भाई है, हाँ भाई है, तो उस पर्टिकुलर डिफॉल्ट रूट को टाइप 5 LSA की फॉर्म में टोपोलॉजी में फ्लड करना शुरू कर देती है। कौन से LSA की फॉर्म में? टाइप 5। देखो ध्यान से, यहाँ कर दिया टाइप 5 LSA जनरेट। अब इस लड़की ने पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा? सर क्या हम इस डिफॉल्ट रूट को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते? देखो OSPF में जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म होता है, कौन से टाइप का LSA जनरेट होता है? 5। ये भी कौन सा जनरेट हो रहा है? तो OSPF के केस में डिफॉल्ट रूट को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये कमांड है डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन और मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करता तब भी तो सेम रिजल्ट आता। एग्री? तो ये सेम कमांड किस लिए है? आप डायरेक्टली रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? रीडिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? रीडिस्ट्रीब्यूट। समझ में आई भाई बात? चलें थोड़ा सा और? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे हाँ होता। तो R1 ने एक LSA जनरेट कर दिया डिफॉल्ट रूट की फॉर्म में, दिख रहा है? इसकी बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होगी? E2। टाइप क्या होगी? कॉस्ट क्या होगी? क्या होती है डिफॉल्ट रूट की कॉस्ट? हमेशा 1 होती है। गवाड़ो, क्या होती है कॉस्ट? हमेशा 1। भाई स्टब में डिफॉल्ट रूट जनरेट होता रहा, टोटली स्टब में होता रहा, टोटली NSSA में होता रहा, कॉस्ट क्या होती रही? तो यहाँ भी क्या होगी? 1। अरे मूर्ख, चुप। तो देखो R6 के पास पहुंच रहा है डिफॉल्ट रूट, ओहो कहाँ गया? अरे ये रहा, आ रहा डिफॉल्ट रूट R6 के पास। एग्री? भाई समझ में आया सबको? अब दूसरी चीज आप चाहते हो कि R1 या डिफॉल्ट रूट तो जनरेट करे, लेकिन टाइप क्या हो? E1। टाइप 5 LSA में रूट टाइप क्या हो? तो क्या कमांड चलाओगे? बिट्रिक टाइप 1। आ रहा है डिफॉल्ट रूट, ये देखो कॉस्ट भी क्या हो रही है? रास्ते में ऐड हो रही है। एग्री? अब आप चाहते हो ये मीट्रिक 1 के साथ जनरेट ना हो, आप मैनुअल मीट्रिक डिफाइन करना चाहते हो। क्या डिफाइन करना चाहते हो? मैनुअल मीट्रिक। तो आगे क्या लिख दोगे? कितनी मैनुअल मीट्रिक? लेट से किस मीट्रिक के साथ जनरेट करना चाहते हो आप? 100 के साथ। किसके साथ? 100। आ रही है कॉस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट किस कॉस्ट से जनरेट होता है? 1। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है
कि अगर R1 की राउटिंग टेबल से वो डिफॉल्ट रूट डिलीट भी हो जाए, देखो कौन सा डिफॉल्ट रूट, ये जो पड़ा है इसकी राउटिंग टेबल में, इसको क्या कर देता हूं, कर दिया। आप चाहते हो अगर R1 की राउटिंग टेबल से ये डिफॉल्ट रूट डिलीट भी हो जाए तो भी राउटर डिफॉल्ट रूट को एडवर्टाइज करना बंद ना करे। अब डिफॉल्ट रूट रिमूव हो गया, ध्यान से देखो यहां, कोई डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज कर रहा है राउटर? नहीं। R6 पे चलो, कोई डिफॉल्ट रूट आ रहा है इसके पास? नहीं आ रहा, क्योंकि कंडीशन थी ना, जब तक डिफॉल्ट रूट राउटिंग टेबल में रहेगा तब तक राउटर टाइप 5 LSA को एडवर्टाइज करेगा। तो इस कमांड के साथ क्या कीवर्ड लगा दूंगा? ऑलवेज, कि मेरी राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट हो या फिर ना हो, आपको क्या जनरेट करना है हमेशा? टाइप 5 LSA। आ रहा है डिफॉल्ट रूट, आ रहा है, दिख रहा है ऊपर सबसे, जबकि देखो R1 जनरेट भी कर रहा है डिफॉल्ट रूट इन फॉर्म ऑफ टाइप 5, जबकि इसकी राउटिंग टेबल में कोई स्टैटिक डिफॉल्ट रूट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? क्लियर भाई? सबको समझ में आया? सबको मतलब सबको? डन? डन? अब नहीं हो रहा जनरेट, नहीं हो रहा, डिलीटेड। अब आगे देखो, ISP मुझे कुछ राउट्स दे रहा, ISP मुझे क्या दे रहा? कुछ। मैं क्या चाहता हूं, जब तक ISP मुझे वो राउट देता रहे तब तक तो मैं डिफॉल्ट रूट को एडवर्टाइज करता रहूं। जब तक ISP मुझे वो राउट देने बंद कर दे, मैं डिफॉल्ट रूट को एडवर्टाइज करना बंद कर दूं। एग्री? रिक्वायरमेंट क्या? देखो ISP मुझे 172 का सबनेट्स दे रहा है, ठीक है, तो जब तक R1 के पास सबनेट आते रहेंगे तब तक R1 डिफॉल्ट रूट सबको देता रहेगा। जैसे उसके पास सबनेट आने बंद हुए, उसने आगे डिफॉल्ट रूट देना भी बंद कर दिया। इसको बोलते हैं कंडीशनल डिफॉल्ट रूट एडवर्टीजमेंट। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट रूट एडवर्टीजमेंट। जैसे कॉर्पोरेट लोग होते हैं कि मैं आपकी हेल्प तभी कर सकता हूं जब आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। इट इज मोर ओवर लाइक दिस। तो R1 कहेगा मैं तुम्हें डिफॉल्ट रूट तभी दूंगा जब मुझे आगे से क्या मिलेगा? डिफॉल्ट रूट। क्लियर? दिस थिंग इज कॉल्ड कंडीशनल डिफॉल्ट रूट एडवर्टीजमेंट। व्हाट वी कॉल इट? सितारे तू भी बोल ले। कंडीशनल रूट डिफॉल्ट एडवर्टाइजमेंट। तो सही तो नहीं है, सही तो कर लो बबन अपने आप को, बोलो। कंडीशनल हवा लग गया तेरे को भी, है ना? मैं बता ही रहा हूँ, तेरा कहीं और ध्यान था। ज्यादा नहीं सोचते, सोचना सबसे बड़ी बीमारी है। IP प्रीफिक्स लिस्ट ABC, ठीक है जी। चलो परमिट 172 वाले रूट परमिट करा लूं। एक ही परमिट करा लेता हूं। डन। राउट मैप 10 के नंबर से बना लो। मैच 10 राउट मैप में मैच भी करा लिया अपना ACL में रूट। राउटर OSPF1 डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट, ठीक है। क्या अप्लाई किया? रूट मैप का नंबर, सॉरी डिफॉल्ट रूट चाहिए ना राउटिंग टेबल में। डन। डिफॉल्ट रूट जनरेट हो रहा है।
किसके पास जा रहा है? R6 के पास जा रहा है। अब क्योंकि R1 की दोनों कंडीशन ट्रू हैं, सॉरी, R1 के पास राउटिंग टेबल में स्टैटिक रूट भी है और साथ ही साथ ये वाला रूट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल डोमेन में जाके ये लूप बैक को एडवर्टाइज करना बंद कर देता हूँ। हटा दिया लूप बैक, इसको मिलना बंद हो गया। डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज करना डिलीट हो गया ना ऐसे। डिफॉल्ट रूट दिख रहा है, R6 को मिल रहा होगा, मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ये लो एक्सटर्नल डोमेन पे जाके रूट दोबारा एडवर्टाइज कर दो। होप सो आपको समझ में आया हो। हो रहा है जनरेट डिफॉल्ट रूट, अभी हुआ है। 6 के पास भी आ रहा होगा, आ रहा है, सबको समझ में आई है चीज। अब प्रॉब्लम क्या, देखो सबसे पहले ना आप किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी नीड समझते हैं, तब चीज ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, अब इशू क्या है कि यार लेट्स से नीरज का एक ऑफिस है, कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, और चारू की एक चॉकलेट फैक्ट्री है, कहाँ पे? कहाँ से आप? जबलपुर में, भोपाल से। कहाँ पे? भोपाल में। अब चारू बोली नीरज को, भाई देख तू मेरा दोस्त है, तेरे पास एक कंपनी है, तो एक काम कर मेरी चॉकलेट बिकवा दे। तो ये बोला चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, आप अपने चॉकलेट की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी कंपनी में मेरे यूजर्स हैं उनको दे दो। देनी पड़ेगी ना, कितनी चॉकलेट भेज रहे हो, सब चीज़ें होंगी उसमें, कितने ट्रक चॉकलेट के भर के आए हैं, सब चीज़ें होंगी। तो अब एक्चुअली ये चाहते क्या हैं कि ये जो दिल्ली ऑफिस है और ये जो भोपाल में ऑफिस है, ये दोनों ऑफिस आपस में क्या कर पाए? कम्युनिकेट। क्या कर पाए? कम्युनिकेट। एग्री? तो एक सॉल्यूशन अगर आपको देना हो तो आप क्या दोगे? वेरी गुड। किसने बोला टनल? तेज। वेरी गुड। 2 ऑफिसेज हैं, दोनों के पास अपना इंटरनेट कनेक्शन है, उसके ऊपर क्या बना देते हैं हम? टनल। प्रॉब्लम क्या है टनल बनाने में? सबसे पहली, टनल बना दूंगा मैं, लेकिन टनल के केस में जो ट्रैफिक जाएगा वो ओवर इंटरनेट जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से एक चारू की दोस्त भी है भोपाल में, जिसकी एक और चॉकलेट कंपनी है, उसको दिख रहा है भाई चारू तो बहुत पैसे कमा रही है, ये कहाँ बेच रही है अपनी चॉकलेट। शी विल थिंक लाइक दिस, और वो क्या चाहेगी कि जिस कंपनी के थ्रू तुम डील कर रहे हो, मैं भी उस कंपनी के थ्रू क्या कर लूँ? डील। तो ऐसा हो सकता है कि वो आप दोनों के पाथ में कहीं बैठ के आपके ट्रैफिक को क्या कर ले? कैप्चर। और कैप्चर करके पता चल जाए कंपनी किसकी है? नीरज की। और वो भी नीरज को कॉल करे, हाय नीरज, भाई क्या पता, भाई दोबारा मत बोलियो। फिर किसने बोला? मुंह तो आपका ही खुला था। अब भाई एक ही बात थी, आवाज आई थी। हाँ देखो, फिर क्या पता यार वो नीरज को कोई अच्छी डील दे, नीरज का ज़्यादा प्रॉफिट हो उसमें। एग्री? तो नीरज भाई कहे चारू को, भाई नहीं मैं तो तेरी कंपनी के साथ नहीं रहता, मैं तो दूसरी कंपनी है मेरे पास, मैं तो उसकी चॉकलेट्स बेचूंगा। एग्री? अब हम क्या चाहते हैं यार कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या रहे? सिक्योर रहे। क्या रहे? सिक्योर। सिक्योर कब रहेगी? जब वो एक प्राइवेट मीडिया से जाएगी। किससे जाएगी? प्राइवेट मीडिया से। अभी किस मीडिया से जा रही है टनल के केस में? पब्लिक मीडिया। एग्री? अब प्राइवेट मीडिया का केस था, तो नीरज और चारू ने सोचा कि भाई हम क्या करते हैं, चारू ने सोचा कि हम क्या करते हैं, लाइन बिछा लेते हैं अपने बीच में।
दिल्ली से भोपाल तक। अब इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, पर पैसे 10 रुपए की चॉकलेट बिकती थी, 2 रुपए बचते थे, 20 लाख रुपए की लीज लाइन पड़ेगी। तो कितने टाइम में कवर होगी ये? पता है क्या होता है? लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से राउटिंग स्विचिंग अपडेट हो जाती है कल को, ठीक है। राउटिंग स्विचिंग में हमारे पास डिवाइस आ जाते हैं 1 करोड़ के। ऐसा नहीं हम लगाएंगे नहीं, हमें लगाने पड़ेंगे, बट वो जो हमने स्पेंड किया है वो पूरा कितने टाइम में होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर उसको पूरा होने में 5 साल लग रहे हैं तो मैं कब क्यों लगाऊंगा उस डिवाइस को? मैं नहीं पढ़ा रहा अपडेटेड चीजें, जो है मैं तो वही पढ़ाऊंगा। इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि मेरे को देखना है ना मैंने जितना स्पेंड किया है मेरे पास वापस कितने टाइम में आएगा। ये बिजनेस का रूल है। एग्री? सेम प्रॉब्लम यहाँ थी भाई, इन्होंने कहा लीज लाइन बिछा लेते हैं। लीज लाइन कॉस्टली थी बहुत, तो पुराने टाइम में एक सोल्यूशन चलता था जब ये टनल भी नहीं चलती थी, ये लीज लाइन भी नहीं होती थी, तब एक सोल्यूशन चलता था जिसको क्या बोलते थे? फ्रेम रिले। अब फ्रेम रिले क्या है? एक अलग सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? एक अलग, जिसका काम ही क्या है? 2 ऑफिस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। कोई इंटरनेट नहीं देगा वो आपको। ही विल नॉट प्रोवाइड यू इंटरनेट, ही विल जस्ट प्रोवाइड यू कनेक्टिविटी। ही विल जस्ट प्रोवाइड यू कनेक्टिविटी। एग्री? अब देखो मेरा कंसर्न समझना है यहाँ पे। ये लेट से R1 है, ये R2 है। अगर R1 के इस इंटरफेस पे जो भी IP है और R2 के इस इंटरफेस पे जो भी IP है, अगर दोनों IPs कम्युनिकेट कर सकती हैं, इसका मतलब R1 और R2 पे कनेक्टिविटी है। अब जब वो दोनों IP कम्युनिकेट कर सकती हैं, फिर तो मैं कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकता हूँ, स्टैटिक राउटिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो फ्रेम रिले का काम कितना है? सिर्फ इन दोनों IPs को पिंगेबल बनाना। क्या बनाना? पिंगेबल का मतलब क्या होता है कि आपस में क्या कर पाए? एक दूसरे को पिंग। क्लियर? तो फ्रेम रिले क्या है? एक चीप सॉल्यूशन है। क्या है? चीप सॉल्यूशन, जो आपको बैंडविड्थ कैसी प्रोवाइड करता है? कम, कभी भी ज्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड नहीं करता। चलो एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, इतना दूर आ ही गए हैं तो। आपने सीरियल लिंक आज तक 1.54 Mbps के देखे हैं, क्यों भाई? सही बोल रहा हूं मैं? लेकिन सीरियल लिंक सही में 1.54 से लेके 45 Mbps तक हो सकते हैं। कहां से कहां तक? देखो इन लिंक्स को T1 लिंक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T1 रियल टाइम में। कभी सीरियल लिंक नहीं बोलेगा कोई, क्या बोलेगा? T1 लिंक्स। तो आपको लगा पता नहीं क्या है ये तो सबने बताया नहीं था कभी। तो these are just naming conventions which are used in real world. फाइन, अब आगे चलते हैं। अब बात करनी है हमें, ये जो बीच में फ्रेम रिले है, ये इन दो एंड पॉइंट्स की कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करेगा। एग्री? अब देखो, वादा किए जो निभाना पड़ेगा। चलो आपको एक बात बताता हूँ, लोग पैसे कैसे कमाते हैं, ये तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। अब मेरा एक दोस्त है, वो ISP का काम करता है, ठीक है। लेट्स से भाई मुंबई में एक ऑफिस है, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हमें इंटरनेट चाहिए, और हमें इंटरनेट चाहिए भाई 10 Mbps की स्पीड चाहिए हमें, ठीक है। तो व्हाट वी विल प्रोवाइड हिम, हमने उसे एक लिंक दे दिया और उस पर बैंडविड्थ कितनी दे दी? 10 MB, और उससे हमने महीने के 10,000 रुपये चार्ज करने शुरू कर दिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर 10 MB 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं है? भाई वो कंपनी है, कंपनी कैन पे 10,000 रुपीज़। एक यूज़र है, उसको 4 MB का कनेक्शन 800 रुपये में मिल जाता है महीने का, मिलता है। आप लेते होगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन, सेम कनेक्शन वहाँ पे 10 MB का हम कितने में देते हैं? 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में, जितने में यूज़र मान जाए, जितने में नेगोशिएट हो जाए। वही सामने वाले की आदत होती है कम करवाना, तो पहले ही हम 3 गुना रेट देते हैं सामने वाले को, करवा ले भाई कम, 1000-2000 कम कर ले, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब वैसे ही उसका एक और ऑफिस था, लेट्स से बेंगलोर में भी, उसने कहा भाई मुझे यहाँ पे इंटरनेट चाहिए, हमने यहाँ भी उसको क्या दे दिया? इंटरनेट। यहाँ के भी कितने रुपए ले लिए हमने उससे? 10,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हमने उसको उस इंटरनेट के लिए जो उसे 4-5 हज़ार रुपये में मार्केट से आराम से मिल जाता। अब उसने बोला मुझे इन दो साइड्स में कम्युनिकेशन चाहिए। तो अब एक बात बताओ, लेट्स से आप दो बंदे हो, आपको VPN के बारे में नहीं पता, एग्री? आपने मेरे को बोला कि हाँ भाई तू हमारा प्रोवाइडर है, दोनों जगह इंटरनेट तेरा चलता है, हमें दोनों कंपनी को कम्युनिकेशन मिल जाएगी। मैंने कहा नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग, आई हैव टू चार्ज 50,000 मोर फ्रॉम यू। मैंने उन्हीं के राउटर पे GRE टर्न बना दी,
और उनसे 50,000 रुपये और ले लिए। ऐसे पैसा कमाते हैं रियल टाइम में लोग, क्योंकि एक कॉमन आदमी को नेटवर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका तो बनाना है सिर्फ, और वो बनेगा भी जितना बना सको, जितना कमा सको। ऐसे कमाते हैं वही लोग। कोई नहीं बात कहता कि भाई ये जीआरई टनल बना लो, क्यों पैसे दे रहे हो। कोई नहीं कहता ऐसे। हाँ भाई कितने पैसे? 50,000। रियल टाइम में जीआरई टनल बनाने के अगर एक बीटी जैसी कंपनी 4-4 लाख रुपए लेती है, लेट से आपका एक ऑफिस है छोटा सा यहाँ और एक छोटा सा ऑफिस कहीं और है, आपको 2 ऑफिस में कम्युनिकेशन चाहिए, आप काम दो बीटी को कि बीटी मेरे लिए काम कर, मेरे कम्युनिकेशन करा। एक टनल बनाने के कितने पैसे लगी? 4 लाख रुपए। और मैंने आपको 4 लाख वाला काम 1 मिनट में सिखा दिया था। क्या बात कर रहे हो आप? बता रहा हूँ आपको, मार्केटिंग ऐसे होती है, क्योंकि जो नॉर्मल आदमी होते हैं उनको कभी भी नेटवर्क के बारे में नहीं पता होता। ठीक है भाई, तो ऐसा सॉल्यूशन दिया जाता है, ऐसे पैसे लिए जाते हैं। फ्रेम रिले में क्या होता है? बैंडविड्थ बेसिस पे आप लिंक खरीदते हो। किसके बेसिस पे? बैंडविड्थ के बेसिस पे। चलो भाई, तो क्या किया भाई बंदे ने? भाई देखो ध्यान से इधर, ये कौन है? फ्रेम रिले सर्विस प्रोवाइडर। कौन है ये? कौन है आपका R1, ये कौन है आपका R2। इस इंटरफेस पे आपने आईपी दी 10.1, इस इंटरफेस पे आईपी आपने दी 10.2। अब आपको ना इस क्लाउड के अंदर क्या है प्लीज समझने की कोई जरूरत नहीं है। उस चीज को, इस क्लाउड के अंदर क्या है उसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो उस चीज को। फाइन, आप सिर्फ इतना याद रखो, जैसे ही आप अपने इस इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन चलाओगे ना, फ्रेम रिले, कौन सी एनकैप्सुलेशन? यहाँ भी कौन सी एनकैप्सुलेशन चलाओगे? फ्रेम रिले। तो जैसे ही आप एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले चलाते हो, आपके और प्रोवाइडर के डिवाइस के बीच में एक प्रोटोकॉल काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसका नाम क्या होता है? LMI। आपके और प्रोवाइडर के डिवाइस के बीच में एक प्रोटोकॉल काम करेगा, जिसका काम क्या है? नाम क्या है? सॉरी, LMI। LMI स्टैंड्स फॉर लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस। LMI स्टैंड्स फॉर, ये एक प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है? ISP से जब भी आप लिंक लेते हो ना फ्रेम रिले के केस में, तो ISP आपको एक लिंक के लिए एक डेल्सी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? डेल्सी। अब देखो, अब यार रुक जाओ ना, 1 मिनट दे दे बस। देखो मैं कह रहा हूँ ये R1 है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, बहुत आसानी से समझाऊंगा, इधर देखते रहना बस। ये R2 है, 10.1, 10.2, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, CCNP स्विच पढ़ चुके हैं ना। मैक A, मैक B। पोर्ट नंबर 1 पे कौन सा मैक लर्न होगा? पोर्ट नंबर 2 पे कौन सा मैक लर्न होगा? B। ट्रैफिक आएगा, सोर्स में क्या आएगा? 10.1, 10.2, सोर्स मैक A, डेस्टिनेशन B। ये स्विच कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन देके ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा? लेयर 2 में देखेगा डेस्टिनेशन मैक B कहाँ कनेक्टेड है? पोर्ट नंबर 2 पे, और 2 पे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा। एग्री? यहाँ पे नॉर्मल स्विच के केस में कौन सी इंफॉर्मेशन चेक हो रही है? लेयर 2, और लेयर 2 पे क्या प्रेजेंट है? मैक एड्रेसेस। एग्री? फ्रेम रिले के केस में लेयर 2 पे हम कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं? डेल्सी। क्या यूज करते हैं? फ्रेम रिले स्विच ट्रैफिक किसके बेसिस पे फॉरवर्ड करता है? डेल्सिस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डेल्सिस के बेसिस पे। क्लियर? अब होगा क्या? लेट्स से ये फ्रेम रिले स्विच का इंटरफेस नंबर 1 है और ये फ्रेम रिले स्विच का इंटरफेस नंबर 2 है। तो फ्रेम रिले स्विच के इंटरफेस नंबर को हमने डेल्सी क्या दिया हुआ है? 102। वो बाइंडेड किसके साथ है? इंटरफेस नंबर 2 के साथ, जिसपे डेल्सी क्या है? ये बाइंडिंग किसके एंड पे पहले से ही हुई होगी? फ्रेम रिले स्विच के एंड पे। किसके एंड पे? फ्रेम रिले स्विच के एंड पे। कैसी बाइंडिंग? कि पोर्ट नंबर 1 पे डेल्सी क्या बाइंड है? पोर्ट नंबर 1 किसके साथ बाइंडेड है? पोर्ट नंबर 2 के साथ। और पोर्ट नंबर 2 के साथ डेल्सी कौन सी है? 201। क्लियर? अब LMI के थ्रू ये इसको डेल्सी क्या बताएगा? LMI के थ्रू ये इसको डेल्सी क्या बताएगा? एग्री? अब R1 को पता है R1 को कहीं भी जाना है कौन सी डेल्सी यूज करनी है। R2 को पता है R2 को कहीं भी जाना है कौन सी डेल्सी यूज करनी है।
201, लेट से 10.1 को 10.2 से कम्युनिकेट करना है तो सोर्स आईपी क्या होगी, डेस्टिनेशन। अब डेल सी क्या होगी, एग्री, ट्रैफिक आएगा, फ्रेम रिले स्विच क्या देखा, डेल सी क्या आई है, 102 को किस पे स्विच कर देगा, किस पे स्विच कर देगा, और ट्रैफिक किसको भेज देगा, R2 को। कर रहे हैं कम्युनिकेट 10.1 10.2 से। तो सबसे पहले काम किसका है, LMI का। LMI का काम क्या है, प्रोवाइडर का डिवाइस आपके डिवाइस को बताएगा कि आप कौन सी डेल्सी यूज करोगे। क्लियर। दूसरी बात, प्रोवाइडर के अपने एंड पे एक मैपिंग होगी कि ये पोर्ट इस पोर्ट से कनेक्टेड है, इस पोर्ट पे ये डेल्सी है और इस पोर्ट पे ये डेल्सी है। क्लियर। और प्रोवाइडर किस बेसिस पे इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा, डेल्सी के बेसिस पे। किस बेसिस पे, डेल्सी के बेसिस पे। क्लियर। तो ये थी यार आपकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। कैसी कनेक्टिविटी, पॉइंट टू पॉइंट मतलब नीरज का भी एक ऑफिस है, चारू का भी एक ऑफिस है, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा केस, अब ये नीरज का ऑफिस है, ये फ्रेम रिले सर्विस प्रोवाइडर है, ये चारू का ऑफिस 1 है, ये चारू का ऑफिस 2। चारू का काम बढ़ गया तो चारू ने क्या किया, एक ऑफिस भोपाल में था और दूसरा ऑफिस कहाँ खोल लिया, ठीक है भाई। अब इस केस में नीरज के राउटर को 2 लोकेशंस पे जाना है, यस और नो, तो डेल्सीज भी कितनी चाहिए, 2। तो LMI के थ्रू कितने डेल्सी पता चलेंगे, 2। एक पता चली 102 और एक पता चली 103। क्लियर। लेट से भोपाल वाली साइड को डेल्सी दे दी मैंने 201 और जबलपुर वाली साइड को डेल्सी दे दी 301। अब प्रॉब्लम है इस हब राउटर की, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, स्पोक्स। ये क्या है, स्पोक्स। क्लियर। स्पोक मतलब ब्रांच ऑफिसेज, हब मतलब मेन ऑफिस। अब प्रॉब्लम क्या देखो, LMI के थ्रू डेल्सी मिल गई। अब प्रॉब्लम ये है यार, हब राउटर को ये नहीं पता कि कौन सी डेल्सी को यूज करके मैं कहाँ पहुंचूंगा। डेल्सी तो पता उसे, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी डेल्सी को यूज करके मैं कहाँ पहुंचूंगा। ठीक है। तो जब आपको डेस्टिनेशन IP पता होती है और डेस्टिनेशन मैक नहीं पता होता, आप ARP जनरेट करते हो। इस केस में आपको डेल्सी पता है लेकिन डेस्टिनेशन IP नहीं पता, तो आप इनवर्स ARP जनरेट करोगे। क्या जनरेट करोगे, इनवर्स ARP। देखो ARP क्या होती है, जब मुझे डेस्टिनेशन IP तो पता है लेकिन डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, ये है नॉर्मल ARP। इनवर्स ARP क्या है, जब मुझे डेल्सी पता है लेकिन डेस्टिनेशन IP कि मैं इस डेल्सी को यूज करके कहाँ पहुंचूंगा, मुझे ये नहीं पता। तो ये कौन सी ARP होती है, नॉर्मल ARP का रिप्लाई होता है, इनवर्स ARP का कभी रिप्लाई नहीं होता। याद रखना, बता रहा हूं, नॉर्मल ARP का इनवर्स ARP का कभी रिप्लाई नहीं होता। कैसे काम करते हैं इनवर्स ARP, देखो। फ्रेम रिले स्विच पे पहले ही वो होगी मैपिंग, पोर्ट नंबर 1 पे कौन सी डेल्सी बाइंडेड है, उसको 2 पे भेजना है, कौन सी बाइंडेड है, 1 पे कौन सी बाइंडेड है, उसको 3 पे भेजना है, 3 पे कौन सी बाइंडेड है। डन भाई। अब ये हब क्या करेगा, 2 इनवर्स ARP जनरेट करेगा। सोर्स IP 10.1, डेस्टिनेशन तो पता ही नहीं है, और डेल्सी क्या है, ये ARP किस पे पहुंचेगी, C1 पे। तो C1 को पता चल जाएगा कि जब भी 10.1 पे जाना है कौन सी डेल्सी यूज करनी है। भाई ये चेंज कर देगा ना अपने पास से डेल्सी, 102 को किस में ट्रांसलेट कर देगा। क्लियर भाई। ये ARP इसके लिए भी जनरेट करेगा तो इसको भी पता चल जाएगा 10.1 पे जाने के लिए कौन सी डेल्सी यूज करनी है, 301। ये जब ARP भेजेंगे तो हब को पता चल जाएगा कि 10.2 पे जाने के लिए कौन सी डेल्सी यूज करनी है, और 10.3 पे जाने के लिए कौन सी डेल्सी यूज करनी है, 103। क्लियर। सबने ARP भेजी, सबने सामने वाले को बता दिया कि मेरे पास आने के लिए इस डेल्सी का यूज करियो। इनवर्स ARP कैसे बता रहा हूं सामने वाले को, मेरे पास आने के लिए इस डेल्सी का यूज करियो। क्लियर। बता दिया, बता दिया। तो या तो इनवर्स ARP करे ये काम, या फिर कौन करे, मैनुअली करो। मैनुअली को क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? स्टैटिक मैपिंग। क्लियर? क्लियर भाई? तो अब ये R1 कनेक्टिविटी हो गई, इनमें हो गई कनेक्टिविटी। आर यू श्योर? जब कनेक्टिविटी हो गई तो अब आप क्या रन कर सकते हो? राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। किस लिए? कि इनकी लाइंस आपस में क्या कर पाए? कम्युनिकेट। क्या कर पाए? कम्युनिकेट। तो EIGRP चला के दिखाया था मैंने आपको? नहीं? EIGRP चलाया था हमने? हाँ या नहीं? चला लेते हैं फिर अभी। तो अगर आपको EIGRP रन करना पड़ता है फ्रेम रिले के ऊपर, तो कैसे रन करोगे? देखो सब लोग इधर। फ्रेम रिले मैपिंग पहले की हुई है? घर जाके ना देख लेना वीडियो में एक बार। मैंने कॉन्फ़िगरेशन पहले ही की हुई है। समझा देता हूँ एक बार क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब पे आ जाओ। सबसे पहले कौन सी कमांड चलाई? उसके बाद ये मैपिंग दिख रही है? क्या बता रखा है? 1.1 पे जाने के लिए, सॉरी 123.1 पे जाने के लिए कौन सी डेल्सी यूज करनी है, और 123.2 पे जाने के लिए नो फ्रेम रिले, मतलब इनवर्स आर्क को क्या मार रखा है? डिसेबल। क्या मार रखा है? शो फ्रेम रिले। पिंग करके देखो सामने वाली आईपी। हो रही है दोनों पिंग? क्लियर भाई? मैपिंग चेक करो स्पोक पे। एनकैप्सुलेशन .10 पे जाने के लिए कौन सी डेल्सी यूज करनी है? नो फ्रेम रिले, इनवर्स आर्क। दिख रही है मैपिंग? दिख रही है मैपिंग? देख, पोर्ट नंबर 1 से कौन सी डेल्सी बाइंड कर रखी है, और उसको मैप किसके साथ कर रखा है? 2 के साथ। 2 पे कौन सी बाइंड कर रखी है? 1 पे फिर कौन सी बाइंड कर रखी है? उसको किसके साथ बाइंड कर रखा है? तो इस तरह से आप, मैंने आपको जैसा कि बताया, मैनुअल मैपिंग करते हो, ठीक है, फ्रेम रिले डिवाइस पे। अब कुछ बातें और फ्रेम रिले के बारे में। फ्रेम रिले नॉन ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ मीडिया है। कैसा मीडिया है? मतलब जिन इंटरफेसेस पे फ्रेम रिले एनेबल्ड होगा, उन इंटरफेसेस पे कभी भी मल्टीकास्ट ट्रैफिक नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? या फिर कौन सा ट्रैफिक नहीं जाएगा? ब्रॉडकास्ट। क्लियर? तो लेट्स से ये R1 है, ये कनेक्टेड है 2 से, और ये कनेक्टेड है 3 से भी। पार्शियल मैश क्या मतलब है कि सारे किससे कनेक्टेड है? हब से। और फुल मैश का क्या मतलब है? सारे आपस में भी कनेक्टेड है। तो अगर आप फुल मैश टोपोलॉजी बनाते हो तो आपको डेल्सीज ज़्यादा परचेज करनी पड़ती है। अगर आप पार्शियल मैश बनाते हो तो आपको डेल्सीज कम परचेज करनी पड़ती है। क्लियर? अगर आप पार्शियल मैश बनाते हो तो आपको देखो हर स्पोक पे कितनी डेल्सी लेनी पड़ेगी? 1। किसको रीच करने के लिए? आपको रीच करने के लिए। ठीक है? अगर आप फुल मैश बनाओगे तो हर स्पोक पे कितने डेल्सी लेनी पड़ेगी? बाकी जितने साइड्स है, क्योंकि आप चाहते हो हर स्पोक बाकी साइड से डायरेक्टली क्या कर ले? कम्युनिकेट। और रियल टाइम में मोस्ट ऑफ द केसेस में टोपोलॉजी कैसी होती है? पार्शियल मैश। कैसी होती है? पार्शियल मैश। क्लियर? आगे चले। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर मैंने हब और स्पोक के बीच में EIGRP चला भी दिया, फिर भी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि फ्रेम रिले किस टाइप का मीडिया है, और नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया पे कभी भी हेलो तो जाएंगे नहीं। हेलो नहीं जाएंगे तो नेबरशिप कभी भी फॉर्म। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? स्टैटिक नेबरशिप। क्या फॉर्म कर सकते हैं?
पढ़ाई थी ये भी EIGRP में, याद हो तो। राउटर EIGRP 100 चला लिया, लेट्स से हमने नेटवर्क क्या चला दिया, चला दिया हब पे। देखो शो IP EIGRP इंटरफेसेस सब पे इनेबल्ड है। देखो हेलो टाइम क्या है, होल्ड टाइम क्या है, बाय डिफॉल्ट EIGRP इंटरफेस का हेलो टाइम क्या होता है 5 और 15, लेकिन नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया में हेलो टाइम क्या हो जाता है 60 सेकेंड और होल्ड टाइम क्या हो जाता है 180 सेकेंड। क्लियर भाई, क्लियर। अब कोई भी हेलो सेंड नहीं हो रही होगी, क्यों? क्योंकि फ्रेम रिले मीडिया पे कभी भी ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट अलाउड, तो इस केस में आपको क्या डिफाइन करनी पड़ती है, स्टैटिक नेबरशिप। राउटर EIGRP नेबर 192.168.123.1 over which interface neighbor is reachable. सेम कमांड स्पोक पे भी चलाओ, नेबर सीरियल, तो सेम कमांड दूसरे स्पोक पे चलेगी, क्योंकि उसकी नेबरशिप पे किसके साथ फॉर्म करनी है, आपके साथ। शो IP EIGRP नेबर, अब तक कोई नेबर नहीं आया, क्योंकि हेलो टाइम क्या 60 सेकंड, 60 सेकंड के बाद जाएगी ना हेलो, सो इट विल टेक सम टाइम। ग्रेशियस राउटिंग कुछ नहीं होती है, नेबरशिप फॉर्म हो गई। क्यों 2 मिनट रुक जा, बाद में बात, सही बात नहीं कर रहा था। नेबरशिप आ गई, शो IP EIGRP नेबर .1 और .2 के साथ नेबरशिप बन गई। राउट देखो हब पे, हब पे दोनों स्पोक्स के राउट आ रहे हैं, 172 वाले भी 182 वाले भी। स्पोक पे चलो, स्पोक पे सिर्फ हब के राउट्स आ रहे हैं 192 वाले, स्पोक 2 के 172 वाले राउट्स नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना। स्पोक 2 पे सिर्फ हब के आ रहे हैं, दूसरे स्पोक के नहीं आ रहे, तो क्या रीजन है? नेबरशिप डायरेक्ट उसी से नहीं यार, प्रॉब्लम क्या, देखो ये स्पोक अपने अपडेट हब को देगा, हब वो सेम अपडेट इस स्पोक को कभी भी वापस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज ऑफ स्प्लिट हॉरिजन। तो हमें हब पे स्प्लिट हॉरिजन क्या करना पड़ेगा, डिसेबल, अगर हम स्पोक टू स्पोक राउट्स को क्या करवाना चाहते हैं, एक्सचेंज। नो IP स्प्लिट हॉरिजन EIGRP 100। तो अब आप देख सकते हो स्पोक टू स्पोक राउट्स भी क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो गए। एक स्पोक के पास दूसरे स्पोक के आ गए, एक स्पोक के पास दूसरे स्पोक के आ गए, अब स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। देखो हो रहा स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन, एनी प्रॉब्लम? तो दोनों स्पोक्स की लाइन आपस में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर भाई? दैट्स ऑल।